कि ये जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ वो डाइट नहीं है, वो एक मेडिसिन है, दवा के रूप में काम करेगी। यानी कि जो भी दवा अभी तक आप ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा या फिर ब्लड थिनर, ये सारी दवाइयाँ आपको कम करनी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप बॉडी को नॉर्मल करेगा। और दवा भी लेंगे और ये भी लेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो भी अपने आप में एक बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो करना क्या है, देखिए, सुबह जब आप उठेंगे, सुबह से लेके 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक तरह की चीज़ें, वो है फल। कोई भी 3 से 4 तरह का फल चुन लीजिए अपनी पसंद का। वो अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो अनार हो सकता है, जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अंगूर आपको और ज़्यादा खाना है। आम का सीज़न तो आम ज़्यादा खाना है, राइट। आम खाने से डायबिटीज़ ठीक होती है, ना कि डायबिटीज़ बढ़ती है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ गल्लां शॉकिंग होनियां ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੌਕਿੰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ये डॉक्टर साहब पर्सनली किसी से मिलते नहीं। तो जो आप सुन रहे हो बड़े ध्यान से समझना। इन्हां को टेस्टमनीज है, साडे को टेस्टमनीज है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 400 ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 120 130 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। सुनो केड़ी डाइट, फ्रूट्स की गल कर रहे हैं। फ्रूट्स तो यानी कि याद रखिए, गॉड का बनाया हुआ जो भी फल है वो आपको नुकसान नहीं कर सकता। और कई बार इनको ये भी लगता है कि कुछ लोगों को मैं गरीब हूँ, है ना, मैं गरीब हूँ, असी कितों फल खाने हैं जी, मैं तो गरीब है जी, मैं तो 2 रोटी खाना। आप सीजनल फल खा सकते हैं। हाँ, जो सीजन च आंदे ਜਿਹੜੇ सस्ते होंगे सीजन के टाइम, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੱਸੋ हाँ कि ना? यस। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो मैं तो देखता हूँ कि फल, कुछ फल है जो महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फल सीज़न वाले वो महंगे नहीं है। मान लो केला है, वो तो 12 महीने मिलता है, 50 रुपये का है दिल्ली में, यहाँ तो थोड़ा और कम होगा या ज़्यादा होगा, पूरा 1 दर्जन। तो मैं तो हर दिन 1 दर्जन केला ज़रूर खाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 12 बजे तक जो भी आप खाएं फल, और फल में भी कोई भी अपनी पसंद का जो आसानी से मिल जाए, 4 तरह का फल। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मीठा फल है या खट्टा फल है, ये मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। फल कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकता, और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर फल मीठा है तो और ज़्यादा फ़ायदा, राइट। तो कई लोग बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट की, डॉक्टर साहब 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डरा के रखा था, इसलिए आम नहीं खाया। तो मैंने कहा 15 साल का जो कोटा है वो अभी पूरा कर लो। तो आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि आप अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, आम के सीज़न में आम खाएंगे, उसका ब्लड शुगर चेक कीजिए, दवा भी बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया, अरे ये क्या है, ब्लड शुगर फिर भी ना कम आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कहीं मेरा ग्लूकोमीटर ख़राब तो नहीं हो गया, वो एक और खरीद कर लेते हैं बाज़ार से, क्योंकि उनके दिमाग में ये डला हुआ है कि भाई अगर मैं कोई भी मीठे फल खाऊंगा तो शुगर बढ़ना चाहिए। करके देखा नहीं किसी ने, लेकिन ये सोच उनके दिमाग में है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप घर में जाके करके देखिए। तो 12 बजे तक 4 तरह के फल अपनी पसंद का आपको खाना है, कुछ और नहीं। पराठे नहीं, रोटी नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं। सुबह का चाय पीते लोग, जो सुबह का बंद है ना, वो बंद, सुबह का चाय बंद। सुबह के जितने चाय तो नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो चाय जो पहली चाय होती है। क्यों? जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी, आपका पेट आपकी मदद करने के लिए वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उसको तैयार कर रखती है। खाना आने वाला है और ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्शन देगा, और चाय जैसी जाती है वो ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं पेट वाले, वो सारे ही मर जाते हैं चाय जाते ही। उसके बाद आप कोई अच्छा खाना खाएंगे भी तो भी वो खराबी का काम करेगा। इसलिए सुबह का चाय ज़रूर बंद कर दीजिए। बाकी दिन भर में एक आध चाय ले लिया तो ले लिया, लेकिन सुबह का चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। 12 बजे तक 4 तरह के फल। अच्छा, कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लो आप अगर 70 केजी आपका बॉडी वेट है, एक और शून्य लगा दीजिए, 700 ग्राम। छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद जो इफेक्टिव वेट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे केले का छिलके का ही वेट 1/3 होता है, तो छिलके का वेट नहीं करना है, छिलका थोड़ा ना जा रहे हैं आप। तो जितना आपका वेट है, किसी का वेट अगर 100 केजी है तो कितना खाना चाहिए?
1 किलो, एक और शून्य लगा दिया तो 1 किलो, इतना कम से कम जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इतना खाएंगे तो खाना दवा के रूप में काम करेगी, इससे कम खाएंगे तो खाना खाने के रूप में ही काम करेगी, वो उतना मेडिसिन उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तीनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक सिर्फ फल, 4 तरह के फल, कौन से वाले आप जो पसंद करते हैं वो, कितना खाना है आपके बॉडी के वेट के अनुसार, एक और शून्य लगा देंगे, 70 kg तो मतलब एक और शून्य 700 ग्राम। अच्छा, एक बार में खाना है आपकी मर्जी। अच्छा, एक बार में 500 ग्राम खाया, पेट भर गया, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद भूख लगेगी फिर खा लेना। जितना ज़्यादा खाएंगे आपको ताज्जुब होगा, भूख उतनी बढ़ती जाएगी। भूख का बढ़ना मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ये एक अच्छी निशानी है। तो 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल, भरपूर फल, पेट भर के फल, ऐसे खाना है जैसे भगवान ने आपको सिर्फ खाने के लिए बनाया, लेकिन फल खाने के लिए। ये हो गया 12 बजे तक। अब आते हैं आगे लंच। जब भी आप लंच करेंगे, हमेशा जब लंच में बैठेंगे, दोपहर के भोजन में 2 प्लेट लेके, अभी तक 1 प्लेट लेके बैठते थे, 2 प्लेट 1 और प्लेट 2। पहले प्लेट 2 की बात कर लेते हैं। प्लेट 2 में आप जो खाना है वो खाइए। क्या खाना चाहते हैं, छोले भटूरे, पूरी सब्जी या चावल, रोटी सब्जी, जो भी खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ अपने प्लेट 2 में, वेजिटेरियन लेकिन डाल दीजिए, जितना खाना चाहते हैं उतना डाल दीजिए प्लेट 2 में। लेकिन प्लेट 2 की तरफ नज़र भी तभी रखेंगे जब पहले प्लेट 1 ख़त्म कर लेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर, ऐसे कुछ सब्जियां हैं जो आराम से कोई भी कच्ची खा सकता है। उनमें से कोई 4 चुन लीजिए और अपने बॉडी के वेट के अनुसार, मान लीजिए आप हैं 70 kg इंटू 5, 70 kg मेरा बॉडी वेट है इंटू 5, 350 ग्राम या ज़्यादा, 350 ग्राम या ज़्यादा इंटू 5, इतना या इससे ज़्यादा। इससे कम होगा तो ये खाना है, ये या इससे ज़्यादा तो ये दवा है। इतना खाने के बाद इसे कहते हैं प्लेट 1। प्लेट 1 में क्या होगा, 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें। वो 4 तरह की कौन सी वाली सब्जी, वो आप चुन लीजिए जो आपको मिल जाए, जिसमें आप स्वाद लगे, 4 तरह की। कितना अमाउंट याद रखिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों के बाद ही ये दवा के रूप में काम करेगी। नहीं तो ये तो सब हम खाते ही हैं, लेकिन कितना खाना है वो इंपॉर्टेंट है ताकि वो मेडिसिन की तरह काम करे। प्लेट 1 खाने के बाद उसके बाद प्लेट 2। कई बार कुछ आते हैं ऐसे पेशेंट चालाक से, डॉक्टर साहब पहले मैं प्लेट 2 खा लूँगा फिर प्लेट 1 खाऊंगा। रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, समझिए इसको। प्लेट 1 जो है वो DIP डाइट है। तो प्लेट 1 मतलब कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर है, वो सारे ड्राइवर आप पहले खा रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाल है, आपने स्कूटर अपनी रोक दी, पीछे एक पॉलिटिशियन की गाड़ी है, वो हॉर्न दे रहा है, वो VIP है, हॉर्न दे रहा है, लेकिन आप हिल नहीं रहे अपनी जगह से, तो ना चाहते हुए भी उसको वहीं पे रुकना पड़ेगा। वो है तो VIP, लेकिन अब वो DIP बन गया, बाकी सब की तरह उसको रुकना पड़ा क्योंकि आगे आप हैं और आप हिल नहीं रहे अपनी जगह से, राइट। ठीक उसी तरह से पहले आपको, थैंक यू, DIP खाना, 4 तरह की सब्जी ऐसी खाने जो कच्चा खा सकें और कितना मात्रा मैंने बता दी है या उससे ज़्यादा खाने के बाद अब आप प्लेट 2 खाएंगे। तो प्लेट 2 में जो भोजन है उसमें ड्राइवर 0 है ही नहीं, वो सिर्फ भोजन है। वो आपको क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वो आपका नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी क्योंकि पहले ही बहुत सारे ड्राइवर हैं और ये पीछे पीछे VIP फूड भी DIP की तरह काम करेगा। तो जब भी आप लंच करें, दोपहर का भोजन करें, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठें और प्लेट 1 में 4 तरह की सब्जी रखें और प्लेट 2 में वेजिटेरियन मील, मतलब मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ना हो, मीट मछली ना हो, अंडा ना हो, वो सब चीज़ ना हो और उसमें कम तेल हो और कम नमक हो, ऐसा। ये हो गया लंच। डिनर का एक नियम, 7 बजे डिनर शुरू कर दीजिए, 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर दीजिए। ये एक साइंटिफिक रीज़न आप याद रखिए। सनसेट, सूर्य अस्त से पहले हमारे पेट में जो पाचन शक्ति वो बहुत ज़्यादा होती है और सूर्यास्त के बाद हमारे बॉडी का जो रिपेयरिंग है, ठीक करने, जो हमारे बॉडी के अंदर जो गड़बड़ है उसको ठीक करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं रात के, तो उस वक्त बॉडी रिपेयर कर रही है,
आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खाना खा के आप क्या कर रहे हैं, बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बॉडी को बोल रहे हैं पहले इसको भोजन को पचाओ फिर अपना काम कर लेना। ऐसा नहीं करना है, आपको 8 बजे तक अपना डिनर, रात का खाना ख़त्म कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, डिनर में भी नियम वही रहेंगे जो मैंने अभी लंच में बताए। जब भी आप रात का भोजन करें, प्लेट 1 प्लेट 2, प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें, और उसकी मात्रा मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया। अगर आपका वेट 70 केजी का आपका बॉडी वेट है, इंटू 5 यानी कि 350 ग्राम, 4 तरह की सब्जी आपने खा लिए, कच्ची सब्जी। उसके बाद प्लेट 2 जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है, जितना में पेट भर जाए उतना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्लेट 1 में इतना खाऊंगा तो जगह ही नहीं बचेगी प्लेट 2 खाने की, तो खाइए मत, क्यों खाना चाहते हैं आप। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप प्लेट 1 खाएंगे, पहले 3-4 दिन के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी और प्लेट 2 भी आप खा पाएंगे। ये सही है, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल देखा है, सही। आपकी भूख और बढ़ जाएगी। तो भूख की चिंता मत कीजिए कि मेरा तो वो छोले भटूरे रह ही गए प्लेट 1 खाने के बाद, वैसा नहीं होने वाला। पहले 2-3 दिन जरूर लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म हाई होना मतलब आप जवान हो रहे हैं, आपकी उम्र पहले से कम हो रही है। जितना छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म हाई होती है, राइट। तो वो एक अच्छी बात है, यानी कि आपके शरीर के सारे अंग और जवान हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी वो एक अच्छा निशानी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जब भी डिनर करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। ये हो गया स्टेप 2। अब आ गया तीसरा स्टेप, क्या चीज़ों को नहीं खाना है हमें। वो 3-4 तरह के, एक तो कोई चीज़ जानवरों से निकलती है वो नहीं खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध। ये पंजाब है, मैं हरियाणा में रहा हूँ पिछले 15 साल, उससे पहले चंडीगढ़ में यानी कि पंजाब का पार्ट 7 साल रहा हूँ। तो दूध आपके जीवन का अभिन्न पार्ट है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। आपने देखा होगा शेर गाय का शिकार करता है, कभी आपने देखा शेर ने गाय को पकड़ लिया, गाय का दूध पी रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दूध एक नेचुरल फूड नहीं है। गॉड ने दूध बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं बनाया है, उस जानवर के बच्चे के लिए। कई लोग बोलते हैं लेकिन डॉक्टर साहब गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए भाई, आपके लिए नहीं। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब बचपन से दूध पीते आए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, इसलिए ये सारी बातें थोड़ा हजम होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मुझे, भाई दूध क्यों पीना चाहते हो, हड्डियाँ मजबूत होंगी। फिर मैं पूछता हूँ हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी, कैल्शियम मिलता है। आप देखेंगे कि कोई एक अनपढ़ आदमी भी कैल्शियम मिलता है ये पता है उसको, वो कोई किताब में नहीं लिखा, वो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है उससे उसको पता है कि कैल्शियम मिलता है। तो इसका मैं जवाब देता हूँ, कभी अपने गधे की हड्डी देखी आपने, क्या लगता है आपको, मजबूत है कि वो नरम खराब सा है? मजबूत। अच्छा, आपने गाय की हड्डी देखी होगी, वो हड्डी कैसी है? मजबूत। मजबूत है। अच्छा, हाथी की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत मजबूत, बहुत मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि गाय, हाथी, गधा वो भर भर के दूध पीता होगा और हड्डियों को मजबूत करता होगा? उनके हड्डियों में कैल्शियम कहां से आया? पत्तों से आया। आपके बॉडी में कैल्शियम कहां से आएगा भाई? वेजिटेबल से आएगा, पत्तों से आएगा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप इतना समय आपने मुझे दिया, तो मैं एक आपसे ये मांग रहा हूं कि आप अगले 15 दिन के लिए, जो लोग 15 साल की उम्र के हैं वो 15 साल से दूध पी रहे हैं, 15 दिन के लिए सिर्फ दूध का सारा प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। 15वें दिन आप अपने आप से पूछिए मेरी एनर्जी कितनी है, मेरा बॉडी में फुर्ती कितनी है, मेरी नींद कैसे आ रही है, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है। राइट, आप सबका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 15 दिन अगर छोड़ देंगे तो उतने में पता चल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक और एक्सपेरिमेंट। आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होता है, आपको पता ही है, डायबिटीज़ टाइप 1 बोलते हैं। मेरी ज़्यादातर रिसर्च डायबिटीज़ टाइप 1 में है, छोटे बच्चों में। 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और बॉडी हमारे लिए काम करती है, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है।
जबकि असली बात यह है कि ये आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है। क्या करना होगा, ये मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचाइए। अगर उन लोगों ने बच्चों का दूध और दूध से बने वस्तु को बंद कर दिया तो पहले दिन से ही उनकी इंसुलिन की ज़रूरत 50% घट जाएगी, 50%। थैंक यू। मतलब ये कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगह 15 यूनिट ही देना पड़ेगा, और 15 यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं गलती से 15 यूनिट और दे दिया, उतना ही दे दिया, तो वो लो शुगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इसीलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई, बच्चे का दूध छुड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है, शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजिए, ऐसे मत दीजिए। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभावशाली है दूध का छोड़ना। एक दिन में असर आता है, एक दिन में। मैं 1 महीना नहीं बोल रहा, 1 साल नहीं बोल रहा, एक दिन, 1 डे ओनली। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा जाता है, तो वो कभी नहीं बताएंगे कि भाई दूध छुड़ा दो, आपका शुगर छूट जाएगा। वो बोलते हैं दूध डबल कर दो, इंसुलिन 4 गुना बढ़ा दो, राइट। तो आपको जान के हैरानी होगी, डायबिटीज़ के 10 पेशेंट में से हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन लेता है। एवरी थर्ड पेशेंट टेक इंसुलिन। और दुनिया में डायबिटीज इंसुलिन बनाने की कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 3 कंपनियां, यूएस की, जर्मन की, 3। वो पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं, 3 कंपनीज। 90% मार्केट उनके कब्जे में है। ज़रा सोचिए, अगर वो तीनों कंपनी एक दिन फैसला कर ले, आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे, क्या होगा? जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका क्या होगा? दिमाग में बात आ रही है, वो तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। कितने प्रतिशत मरेंगे? 3%। इंसुलिन ना मिलने की वजह से सारे नहीं मरेंगे, 3% मरेंगे। क्या आपको पता है अभी इंसुलिन लेने की वजह से कितनी परसेंट मौत है? कितने प्रतिशत लोग मरते हैं? 7%, 7%। तो कितने प्रतिशत का फायदा हो गया? 4%। इंसुलिन की फैक्ट्री अगर बंद हो जाए तो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये दवाई, ये इंसुलिन, ये सब की वजह से उन्हीं को फ़ायदा होता है जो उसको बेच रहे हैं। जो लगा रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान है। उससे बचने का रास्ता बड़ा सिंपल है, आपको मैंने बताया। स्टेप 1 फ्रूट डाइट ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 प्लेट 1 एंड प्लेट 2 लंच में, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 डिनर में, एंड स्टेप 3 किन चीज़ों को नहीं खाना है। नंबर 1 पैक्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजिए। वो पैकिंग वाली चीज़ों को पैकिंग में ही रहने दीजिए, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, पहली बात। और इसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट, उसको नहीं छूना है। 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15 डेज ट्रायल। 15 साल से आपने दूध पिया, 15 डेज ट्रायल। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोडक्ट हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स है, ये सब चीज़ें हैं। हमें ये लगता है कि इसकी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की पूर्ति वो नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि ये जब आप खाते हैं तो बॉडी में एग्जैक्टली काम कैसे करता है, साइंटिफिक एंगल से। इमेजिन कीजिए, दिमाग में आप सोचिए, देखिए कि मेरे हाथ में एक छाता है, छाता बड़ा सा है, फोल्डिंग छाता खोला हुआ है। अब मैं घर में एंटर कर रहा हूँ, लेकिन घर का जो दरवाज़ा है वो छोटा है, छाता बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? छाते को बंद करूँगा, घर के अंदर जाऊँगा, छाता फिर खोल सकता हूँ, क्योंकि छाते का साइज़ बड़ा है और दरवाज़ा छोटा है। फोल्डिंग अम्ब्रेला। ठीक इसी तरह से जब भी आप वो DIP डाइट, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब खाते हैं, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है, उसका जो साइज़ है सेल्स के दरवाजे के साइज़ से बड़ा होता है। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो न्यूट्रिशन है वो छाते की तरह फोल्डिंग है, फोल्ड होके वो सेल के दरवाजे के अंदर जाते हैं और फिर जाके वहाँ काम करते हैं। अब जब आप कोई न्यूट्रिशनल टैबलेट लेते हैं, कोई कैप्सूल लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, वो भी उस छाते की तरह दिखता है, खुला हुआ छाते की तरह, लेकिन वो फोल्ड नहीं हो सकता है। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक छाता है जो बंद नहीं हो सकता और वो दरवाजे के अंदर जाना है, दरवाजे का साइज़ छोटा है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे जद्दोजहद करेंगे, आप कोशिश करेंगे, उसमें क्या होगा? छाता टूटेगा, वहाँ पे स्क्रैच लगेगा और बहुत सारा डैमेज होगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई पाउडर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है, बॉडी में काम करने से पहले आपके बॉडी के सेल्स के दरवाजे को थोड़ा डैमेज करता है, उसके बाद ही काम करता है।
तो इस तरह के न्यूट्रिशन टैबलेट को भी, टॉनिक को भी आपको बंद करना होगा, उसको उठा के फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे, उसको किसी को मत दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए। तो ये है स्टेप 3 कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो पूरा छोड़ के देखिए और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है। किस तरह से बॉडी में प्रभाव करेगा, मैं उसका अपना नमूना देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हज़ारों पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, उनके ऊपर क्या प्रभाव किया उसका आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, पहले 3 दिन में आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दवाई आपको डायबिटीज़ की छोड़नी पड़ेगी और इंसुलिन को भी आइदर बहुत कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा पहले 3 दिन में। पहले 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल में आ जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ेगी। इंटेस्टाइन, पेट की जितनी सारी बीमारियां, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको पाइल्स है, पेट का कोई भी बीमारी है, जिनको एसिडिटी बनती है, कब्ज, बवासीर सब बोल रहे हैं। यस, बवासीर है, कब्ज है, चाहे वो 15 साल पुरानी हो, विद इन ए वीक्स टाइम वो कम होने लगेगा। 1 महीने के अंदर जो मोटे लोग हैं वो पतले होने लगेंगे। 10% बॉडी वेट, जिसका वेट 100 kg है वो 90 kg का 1 महीने में। आपको मैं एक्सरसाइज करने नहीं बोल रहा, एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये DIP डाइट जो मैंने बोला सिर्फ इतना ही करेंगे और ऐसा 1 महीने तक करेंगे। 10% वेट, जो मोटे लोग हैं उनका 10% वेट घट जाएगा। लेकिन 10% क्या, एक्चुअली उनका वेट घटेगा 20%। अगर वो 100 kg के हैं तो उनका फैट जो है, फैट वो 20 kg कम हो जाएगा और मसल्स 10 kg बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव वेट कितना हुआ, 90 kg, यानी कि वो स्ट्रांग बन जाएंगे। पतले दिखेंगे लेकिन स्ट्रांग बन जाएंगे, और वो जिम में जाएंगे तो ज़्यादा, जो जिम जाते हैं वो ज़्यादा बोझ उठा पाएंगे, भार उठा पाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या है कि कोई इंसान थोड़ा पतला दिख रहा है तो बोल रहा है आप तो कमज़ोर लग रहे हैं, वो बेचारा मायूस हो जाएगा, यार मैंने डाइट पे है, वो लोग मुझे कमज़ोर बोल रहे हैं। तो वो कमज़ोर नहीं, वो एक्चुअली आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही बात, राइट। तो उसको तारीफ़ ही मानिए। लोगों को मोटा मोटा देखने की आदत है, कोई भी चीज़ अगर पतला है, स्लिम है, तो उसको बोलते हैं कि ये तो बीमार पड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें बनाया है इतना मोटा। अब देखिए, जब आप कोई मोटा होता है, उसका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है उसकी साइज़ मुट्ठी बराबर है। आप कितने भी मोटे हो जाएं, आपका हार्ट का साइज़ मुट्ठी बराबर है, इतना ही रहेगा। अब मानिए ट्रक के अंदर मारुति 800 की इंजन हम डाल दें तो ट्रक कितना दूर जा सकता है भला, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। अगर इतना मोटा एक आदमी है, उसका हार्ट इतना ही है, वो तो बढ़ सकता नहीं है, तो हार्ट को कितनी मुश्किल होगी इस आदमी को आगे तक चलाने के लिए। तो हार्ट के अनुसार ही आपके बॉडी का साइज़ होना चाहिए, तो बॉडी का वेट होना चाहिए। ज़्यादा भारी भरकम इंसान दिखने में, कोई बोलेगा बहुत हेल्दी ये लग रहा है, बहुत ताकतवर दिख रहा है, लेकिन उसको बोलें थोड़ा यहाँ से यहाँ तक चल के देखना, वो हाँफ जाएगा। तो आपके अंदर जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, आपका बॉडी वेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन मसल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन मसल्स पतले होते हैं, इसलिए आपकी कमर बहुत पतली हो जाएगी। जिनके गाल फूले हैं, गाल थोड़े अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपको ताकत लगेगी, बहुत स्ट्रेंथ लगेगा। सो 3 महीने के अंदर अंदर आपके अगर कोई हार्ट की दिक्कत है तो सारी हार्ट की दिक्कत खत्म हो जाएगी। हार्ट की दिक्कत कैसे पता चलती है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, हाउ टू नो कि आपके हार्ट में दिक्कत है। देखिए, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं बड़ा सिंपल है, ये समझिए, बिकॉज हमारे देश में 10 में से तीसरा डेथ, 3 डेथ का कारण है हार्ट। हर 10 में से 10 मौतें हैं तो 3 मौत का कारण है हार्ट। हर 10 में से 2 मौत का कारण है कैंसर, राइट। तो इसलिए हार्ट और कैंसर पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा मुझे। सो हार्ट की बीमारी में क्या होता है कि जिनको हार्ट की बीमारी होती है उन्हें कैसे पता चलता है, जब वो चलते हैं, सीढ़ियों चढ़ के ऊपर आते हैं, कई बार वो नोटिस करते हैं यार जब भी मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो थोड़ा यहाँ पे दर्द होता है। वो डिसाइड करता है कि मैं सीढ़ी चढ़ूँगा नहीं, मैं लिफ्ट लूँगा, तो वो दर्द गायब हो जाता है। फिर धीरे धीरे देखता है कि जब भी मैं सामान लेके जाता हूँ तो थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, तो वो सामान लेना भी बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद देखता है वो कि जब मैं यूं ही तेज़ी से चलूं तब भी दर्द करने लगता है, तो वो सोचता है मैं तेज़ी से चलूँगा ही नहीं, धीरे धीरे चलूँगा। फिर एक समय आता है वो देखता है कि जब मैं धीरे धीरे भी चल रहा हूँ तब भी मैं हाँफ जा रहा हूँ, यहाँ पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, चुभन हो रही है। अब वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखाई देता हूँ, चुपचाप, घर में नहीं बताया, चुपचाप चला गया डॉक्टर के पास, यूं ही। घर वाले परेशान होंगे, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। वो डॉक्टर क्या बोलेगा, इसका सीधा मतलब ये है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन डॉक्टर बोलेगा पता नहीं, हो सकता है ब्लॉकेज हो सकता ना हो, ऐसा करो एंजियोग्राफी करा लो।
पहली बात, राइट। एंजियोग्राफी करा लो, डॉक्टर साहब जो है वो कर लीजिए, तो ठीक है यहाँ साइन कर दो। क्या साइन कर दो कि एंजियोग्राफी कराते वक्त अगर मेरी मौत हो गई तो मैं जिम्मेदार हूँ, ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। जैसे ही वो पर्चा देखते हैं आप, अरे ये इसमें मौत की क्या बात हो गई, तो तब आपको समझ आती है कि एंजियोग्राफी मतलब कोई एक खतरनाक चीज़ होने वाली है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर ऐसा सिम्टम होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप वो DIP डाइट में रहेंगे, 1 महीने से 3 महीने के अंदर, 1 महीने से 3 महीने के अंदर वो ब्लॉकेज गायब हो जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज गायब हो गया? बहुत आसान। अब सीढ़ी चढ़ेंगे, दर्द नहीं हो रहा। अब दौड़ेंगे, दर्द नहीं हो रहा। सामान उठाएंगे, दर्द नहीं हो रहा। पता चल गया ना? तो कोई डायग्नोस्टिक की जरूरत नहीं है। गॉड ने आपके बॉडी के अंदर डायग्नोस्टिक बिठा दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप पे विश्वास न करके वो मशीन पे विश्वास करते हैं। मशीन पे विश्वास करना कम कीजिए। आजकल क्या करते हैं, वो है ना गूगल मैप, कहीं भी जाना है तो गूगल मैप ऑन कर लेते हैं। मुझे ताजमहल जाना था, मैंने कहा कि भाई मैप ऑन करो, मैप बताता है सीधे जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। फिर एक जगह पहुंच गए, हमने देखा ये रहा ताजमहल, ये रहा सामने, आंखें दिखा बोल रही ताजमहल, एक आदमी बोल रहा है ताजमहल, कान में भी आवाज़ आ रही है तो ताजमहल है, लेकिन गूगल मैप बोल रहा है 2 किलोमीटर और आगे जाओ। तो किसकी बात मानूं मैं, गूगल मैप की बात मानूं या जो मुझे दिखाई दे रहा है उसकी बात मानूं? लेकिन मैं तो टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूँ, मैं तो एडवांस आदमी हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरी आंखें धोखा दे रही है, मेरा कान धोखा दे रही है, गूगल मैप ठीक है। तो गूगल मैप के अनुसार मैं 2 किलोमीटर और आगे जाऊंगा, एक झोपड़ी दिखेगी, गूगल मैप बोलेगा यही ताजमहल है, मैं बोलूंगा यही ताजमहल है। समझने की जरूरत है कि हमें टेक्नोलॉजी पे इतना भी भरोसा नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। जो टेक्नोलॉजी आपके अंदर है, क्या भगवान ने जो टेक्नोलॉजी आपको बना के दी है, क्या वो टेक्नोलॉजी कोई बना सकता है भला? सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी तो हम खुद है, लेकिन हमने अपने आप पे विश्वास करना कहीं छोड़ दिया है। तो अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपकी बॉडी आपको बताएगी, दर्द के रूप में, पेन के रूप में, डिस्कम्फर्ट के रूप में। और अगर प्रॉब्लम है तो यानी कि आप बीमार हैं। चिंता की बात नहीं है। जैसे आप इस डाइट पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट हैं पूरे दुनिया भर में, और वो जब इस डाइट पे रहते हैं, मैं 3rd स्टेज 4th स्टेज की बात कर रहा हूँ, 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूँ, जो कि ब्लड कैंसर वाला पेशेंट तो कभी जिंदा बचता ही नहीं है 3-4 महीने के ज़्यादा। और ऐसे पेशेंट्स अगर ये डाइट पे आते ही अब उनका कैंसर और फैलना बंद हो जाता है, उसी वक्त से, उसी दिन से, सेम डे कैंसर फैलना बंद हो जाता है। और धीरे 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 9 महीने लगते हैं और कैंसर बिल्कुल पूरी तरह चला जाता है। 9 months कैंसर सेल सारे कम हो गए। कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास मजाक मजाक में, डॉक्टर साहब आपका वो जो डाइट है, वो डाइट में फॉलो करते हुए कुछ महीने हो गए हैं, मेरा ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, ब्लड शुगर भी कम हो गया, मेरा वेट भी कम हो गया और मेरी जीने की इच्छा भी कम हो गई। लोगों को लगता है ये डाइट इतना मुश्किल है, हम पैदा ही किस लिए, खाना ही को नहीं मिल रहा तो जिंदा रहने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप ये वाला खाना खाने लगेंगे, कुछ दिनों के अंदर, 21 डेज, 21 दिन के अंदर यही खाने को स्वादिष्ट मानने लगेंगे। आपका जो जीभ है, जीभ को नहीं पता क्या स्वादिष्ट है क्या स्वादिष्ट नहीं है। जो भी चीज आपने जीभ में लगातार 21 दिन तक रख दिया, जीभ 22वें दिन बोलता है यही स्वाद है। जरा सोचिए, जो शराबी था, पहली बार जब आपने शराब पिया, जिसने पिया, क्या बड़ा टेस्टी लग रहा था, बड़ा स्वाद लग रहा था। लेकिन आपने क्या किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आपके दोस्तों ने आपको हेल्प किया, फ्री में आपको शराब पिलाया और आपने पिया, फ्री में मिल रहा है। 21 दिन, 22वें दिन आपने अपने पैसे का शराब पिया। बोलने का मतलब यह है कि आपका जीभ का कोई परमानेंट स्वाद नहीं है, स्वाद बदलता रहता है। कोई भी चीज 21 दिन तक करेंगे तो वही स्वादिष्ट बन जाएगा, कोई भी चीज 21 दिन तक लगातार छोड़ देंगे तो जीभ उसके स्वाद को भूल जाएगा। 21 दिन का ही तो मामला है सारा। तो 21 दिन, इतनी शक्ति तो आप में है, तभी आप यह सब यहाँ पे हैं। सारे लोग तो नहीं, जो लोग यहाँ पे हैं पूरे दुनिया में से दूर दूर से आए हैं, तो वो शक्ति की वजह से आए हैं। वो शक्ति आपको 21 दिन के लिए देगा, उसके बाद आपका स्वाद चेंज हो जाएगा। भगवान का बना हुआ जो खाना है, गॉड का बना हुआ खाना है, उससे ज़्यादा टेस्टी थोड़ा ना आप खाना बना सकते हैं। इंसान सोचता है ये टमाटर क्या बना दिया, मैं बनाती हूँ इसको तल के, उसको उसमें घी भी डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया, मिर्च भी छिड़क दिया, अब बोलते हैं इसमें स्वाद आ गया।
आप एक काम कीजिए, जो चीज़ जैसे भगवान ने बनाए वैसे खा के देखिए 21 दिन तक, आपको ये पता चल जाएगा कि इतने सालों तक हमने क्या मिस किया, क्या चीज़ हमारे जीवन में आ नहीं पाई। खैर देर नहीं हुई है, जो भी जहाँ पे है अपने जीवन के उसी स्टेज में आप इसको अपना सकते हैं। तो मैंने देखा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, लंग्स के डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनको लगभग 6 महीना लगता है। 6 महीना अगर वो ये डाइट पे रहें, 6 मंथ्स, तो उसकी जो पंप है वो छूट जाता है, उसके अस्थमा ठीक हो जाता है। 6 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर दिन वो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, तो उसकी हिम्मत बनी रहती है। देखता है आज मैं कल से अच्छा हूँ, आज मैं कल से अच्छा हूँ, यही ताकत मिलती रहती है, और थोड़ा 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह ठीक होता है। जो घुटनों के जो पेशेंट्स हैं, घुटनों का जो दर्द है यहाँ पे घुटने के दर्द के लोग थोड़े बहुत हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, घुटने का दर्द होता क्यों है और क्या करना चाहिए हमें। घुटने के दर्द के होने के 2 कारण हैं। पहला कारण, जब गॉड ने आपके घुटने बनाए, ये स्पेयर पार्ट, जैसे मारुति गाड़ी या कोई भी कार का स्पेयर पार्ट होता है ना, कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो टायर का साइज इतना होना चाहिए, उसके इंजन का साइज इतना होना चाहिए। तो गॉड को पता है कि आपके बॉडी का साइज इतना होगा तो उसके लिए घुटने इतने ही होंगे, लेकिन आपका साइज इतना बड़ा हो गया। गॉड को पहले ही पता होता कि आपका साइज इतना होने वाला, तो घुटने इतने बड़े बड़े करता, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो गई। तो हमारे बॉडी का जितना वेट होना चाहिए, भार होना चाहिए, उससे अगर डबल भार होगा तो घुटने कब तक सहेंगे, पहला कारण। दूसरा, अगर आप अंदर एक लेंस लेके देखेंगे घुटनों के अंदर, तो बहुत सारे छोटे 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 घाव मिलेंगे। घाव, इन्फ्लेमेशन कहते हैं इसे, घाव मिलेगा, जख्म। वो जख्म जब भरेगा उस दिन घुटने का दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा, तो वो जख्म भरें कैसे, उस घाव को भरना कैसे है? उसके लिए आपको चाहिए दवा। मैं भगवान का बना हुआ एक दवा की बात करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कल घर जाके। मान लो कभी कुछ कट जाता है, कहीं कट गया, गलती से ब्लेड लग गया, कट गया, आप क्या करते हैं? डेटॉल लाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, लगा देते हैं। आप डेटॉल मत लगाइए, आप कोई भी सब्जी लीजिए, पालक या कोई भी और पत्ता, जो पत्ता मिल जाए आपको, उसका जूस निकालिए, कोई भी पत्ते का जूस निकालिए, पालक का जूस निकालिए, मूली का जूस निकालिए, गेहूं के ज्वारे का जूस निकालिए, जूस लेके लगा दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे कि उसी वक्त खून बहना बंद हो जाएगा, और तेजी से 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वहाँ पे कट गया था। यानी कि वो मरहम गॉड का बनाया हुआ ऑलरेडी है आपके पास। थैंक यू। तो पत्तों का जूस अगर आप पिएंगे तो ये घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। 3 महीना लगेगा लेकिन भर जाएगा, ये पक्का है। ये मैंने हज़ारों बार देख लिया है, राइट। सो जिन लोगों का कहीं भी दर्द है, जोड़ों का दर्द है, किसी भी तरह का दर्द है, तो यानी कि वहाँ पे अगर आप देखें अंदर लेंस लगा के, तो वहाँ घाव है, वहाँ ज़ख़म है। तो ज़ख़म का इलाज आपको पता चल गया, वो तो आपको पता है। कोई भी पत्ते का जूस, वो पालक का पत्ता हो सकता है वो, या कोई भी, या पत्ता खा लीजिए। जूस कौन बनाएगा, पत्ता खा लीजिए। रोज़ 100 से 200 ग्राम पत्ते खाने चाहिए सभी को। ज़रा सोचिए सही, पूरे दुनिया में 1/3 दुनिया का जो पूरा जगह है वो हरे से भरा हुआ है, ग्रीन। कोई तो कारण होगा ना। शेर भी जब बीमार पड़ता है तो वो पत्ते खाता है। इंसान जब बीमार पड़ता है वो डॉक्टर के पास जाता है। शेर जब बीमार होता है वो घास खाता है, घास खाता है, और पेट उसका घास खाने से ही ठीक होता है। हाँ, पेट उसका घास खाने से। आपके पास अगर कोई डॉग है, जो लोग कुत्ता रखते हैं घर पे, आपने देखा होगा कि जब वो बीमार पड़ता है वो क्या करता है, सीधे जाता है, वो राउंड में जाता है, वो घास खाने लगता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर तो इलाज है। और ये आपकी तरह बाइबल का मैं महर्ती नहीं हूँ, लेकिन बाइबल में ये पत्ते वाली बात लिखी हुई है, ये मैंने पढ़ा है, राइट। गेहूं के ज्वारे, पत्तों का ये, वो घास का इम्पोर्टेंस ये लिखा हुआ है। और वो आजकल की मॉडर्न साइंस इसको देख के उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है कि वो जब पेट के अंदर जाएगा तो पूरे बॉडी में कहीं भी जख्म होगा तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। तो चाहे वो डायबिटीज़ हो जो 3 दिन में कंट्रोल होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो जो 1 हफ्ते में कंट्रोल होगा, चाहे वो मोटापा है जो 1 महीने में, हार्ट की बीमारी 3 महीने में, अस्थमा है तो 6 महीने में, या कैंसर होगा तो 9 महीने में। ठीक उसी तरह से किडनी का स्टोन अगर है तो इस डाइट पे रहने से स्टोन क्या होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा, छोटा होता जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन हर दिन छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, छोटा होगा, और एक टाइम आएगा जब वो डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। तो बस इस डाइट पे रहना है। तो ये डाइट क्या करता है, एक साथ सारी बीमारी पे काम करता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, ब्लॉकेज होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता,
लेकिन ये डाइट उस पर भी काम करेगा जितना कि ब्लड प्रेशर पे काम करेगा। जब मैंने आपको पूछा था कि कैंसर क्यों होता है लोगों को, तो आपने बोला था कि अगर पका हुआ खाना हर टाइम खाएंगे तो कैंसर को रोक नहीं पाएंगे। yes, और जो पंजाब में जितना भी फसल होती तो वो रसायन डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, जितना मेडिसिन केमिकल और पक्का फूड जाएगा और बिस्किट मैदा ब्रेड जाएगी तो कैंसर को रोक नहीं सकता वो। कैंसर नहीं रुक सकता। जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने टमाटर बनाया, उसने रॉ फूड बनाया, रॉ फूड बनाया, उसको तोड़ेंगे तो वीआईपी डाइट, तो वीआईपी डाइट कहीं भी जाएगी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं जाएगी तो कैंसर बनाएगी, तो वो कैंसर इकट्ठा हो जाएगा, वो फैलेगा। यस, डीआईपी डाइट से ये कम होता 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 ये कम होगा, चाहे वो पथरी हो, एथराइटिस हो, घुटना हो, कैंसर हो, यस, या टीबी हो, या हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर, पेट का डिसऑर्डर हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, स्किन डिसऑर्डर हो, ये खत्म होगा। खत्म होगा। स्किन डिसऑर्डर जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जो ऑर्गन बॉडी के जितने पेट के जितने करीब है वो जल्दी ठीक होता है। ओके। जो ऑर्गन पेट से स्किन है सबसे दूर है तो टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचाने में। लेकिन 1 साल भी जो स्किन के पेशेंट है, मैंने देखा 10 साल 15 साल 20 साल वो परेशान होते रहते हैं। 1 साल भी उनके लिए क्या मायने रखते हैं। और ऐसा नहीं कि 1 साल बाद ठीक होना शुरू होगा, 1 साल में ठीक पूरा हो चुका होगा, हर दिन ठीक हो रहा होगा स्मॉल लेवल में। आपने एक बात बताई थी बेंगलोर में कि जब हॉस्पिटल बंद होते हैं, हाँ, तो उन दिनों में मौत कम होती, मोर्टलिटी कम होता है। जब भी देखा गया दुनिया में, ये बड़ी पावरफुल चीज है, सुनो ध्यान से ये चीज। दुनिया में ये देखा गया है, इंडिया की बात करें, यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, हर जगह डॉक्टरों की हड़ताल होती है जैसे बाकी लोगों की हड़ताल होती है। जब जब किसी भी जगह पे डॉक्टरों की हड़ताल होती है तब तब वहाँ पे लोग, जो जनरल आबादी है, उनकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, वहाँ पे मौतें कम होने लगती है। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2000 में ये आया है कि दुनिया में देखा कि जब जब डॉक्टर की हड़ताल हो गई, वहाँ की आबादी की सेहत न जाने कैसे अपने आप अच्छी होने लगी, और जैसी हड़ताल खत्म हुई दोबारा से सेहत खराब होने लगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक। हर साल मार्च के महीने में दुनिया के जितने भी हार्ट के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर, वो 25,000 डॉक्टर हर साल मार्च के महीने में कैलिफोर्निया में मिलते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, 3 दिन के लिए मिलते हैं। ये 2001 से चला आ रहा है। 2012 में किसी ने पूछा कि 3 दिन के लिए सारे दुनिया के हार्ट के डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल को छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, तो उन हॉस्पिटल में, उन देशों में उस दिन जो लोग हैं हार्ट के बीमार लोग, उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो सब तो मारे जाएंगे, डॉक्टर तो है नहीं कहीं, सारे तो कॉन्फ्रेंस बैठे हैं। तो किसी का आइडिया था ये इस तरह के हार्ट की कॉन्फ्रेंस बंद कर दिए जाए, जहाँ 3 दिन के लिए सारे के सारे हार्ट के डॉक्टर गायब हो जाते हैं दुनिया से और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो किसी ने पूछा बंद करने से पहले ये देखते हैं कि 10 साल से तो ऑलरेडी हम ये कर रहे हैं, तो 10 साल से उन 3 दिनों में हॉस्पिटल में मौतें कितनी बढ़ गई हैं। तो पिछला सारा रिकॉर्ड निकाला गया 10 सालों का, 2001 से लेकर 2010 तक का, 11 तक का, कि भाई कितनी मौतें हुई उन 3 दिनों में। तो देखा गया उन 3 दिनों में बाकी दिनों के मुकाबले, जबकि डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में, उसके तब कंपेयर करें तो देखा गया जब डॉक्टर गायब होते थे तब जो मौतें थी, मोर्टलिटी था, वो 8% घट जाता था, 8% रिडक्शन। यानी कि डॉक्टर का ना होना आपके सेहत के लिए अच्छा ही है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसे यही बात बताना है कि अगर कोई गरीब भी है तो वो सीजनल सब्जियां खा सकता है। हाँ, हाँ। इसमें मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि कोई कितना भी गरीब हो, आज भी हमारे देश में कितना भी गरीब हो, इस डाइट पे रह सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे केले बहुत पसंद है, जो कि 50 रुपये में 12 केले आते हैं, 40 रुपये में 12 केले आते हैं, कभी 30 में आते हैं, बहुत ही सस्ता है। तो इस तरह से मैंने अपने लिए 3-4 तरह के ऐसे फल जुगाड़े जो कि सीज़न के अनुसार बहुत महंगे नहीं होते। आम के सीज़न में देखिए 1 किलो आम 50 रुपये का आ जाता है। तो सीज़न के हिसाब से वैसे भी वही वाला खाना हमारे बॉडी पे लगता है जो उस सीज़न का होता है, राइट। अगर सीज़न के अलावा है, कैसे पता चलेगा सीज़न में का है कि नहीं है। एक ही तरीका, जो बहुत महंगा है वो सीज़न का खाना नहीं है, जो सस्ता है वो सीज़न का खाना है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट दवा, जितनी सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, अगर आप मुझसे पूछते हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दवा क्या है, तो इन सब में सबसे प्रभावशाली है वो है पत्ते, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, ये सारे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो आपको रोज़ 200 ग्राम 250 ग्राम पत्ते खाने हैं। और अभी भी हमारे देश में या किसी भी देश में पत्ते का भाव बहुत ही सस्ता, वो महंगा नहीं है, बहुत ही सबसे सस्ता ही है।
15 रुपए में, 10 रुपए में आपको इतना सारा पत्ता मिल जाएगा। वो खाएंगे तो वो बॉडी में टॉनिक की तरह जाएगा, वो कैंसर सेल को बड़ी तेज़ी से मारेगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग कैंसर के पेशेंट अगर आपको मिलते हैं, उनको बोलिए रोज़ शाम को आधे किलो पालक का 1 ग्लास जूस बनता है, वो ज़रूर पीजिए, राइट। तो इसी तरह से आप वेजिटेबल की बात करते हैं, जब टमाटर है, अगर मैं 1 किलो टमाटर खा लेता हूँ, पेट बिल्कुल भर जाता है एकदम से, राइट। और खीरा खा लेता हूँ, पेट बिल्कुल भर जाता है। तो मैंने तो हिसाब लगाया है अपनी तरफ से कि ये खाना एट द एंड ऑफ द मंथ दवाई का खर्चा है ही नहीं। कभी सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा कि जितना लोग 10 घंटे में काम करते हैं, उतना काम मैं 5 घंटे में करता हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो खर्चा आपका घटता है, बढ़ता नहीं है। एक बार करके देखिए। जिम जानता है कोई? हाथ खड़ा करो। जिम कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। ये जिम जाने वाले लोग, जिम जाने वाले क्या सोचते हैं, जो प्रोटीन है वो सिर्फ अंडों में है या इसको मैं चिकन में है? क्लियर करता हूँ कि जिम जाने वाले ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो अंडों में है या चिकन में है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम तो दूध में है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, कि मुझे वो खाना खाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो, वो खाना खाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम हो। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है दुनिया में वो है बालों में। तो बाल क्यों नहीं खा लेते आप? चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन है। कोई भी जानवर को देखा कभी बाल खाते हुए किसी का? क्यों नहीं खाते? इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो दुनिया में है वो बालों में है। हम तो नहीं खाते इसको, खा लीजिए इसको। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है नाखून में, तो नाखून क्यों नहीं खा लेते? फेंक क्यों देते भाई? खाइए, सस्ता है, फ्री में है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दुनिया में है वो है लकड़ी में, तो लकड़ी चबा लीजिए, उसको भूरा करके उसको पेट में पानी से पी जाइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सवाल आएगा आपके दिमाग में कि दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, या हाई प्रोटीन तो मीट में होता है। मैंने उसका जवाब दिया कि हाई प्रोटीन मीट में नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रोटीन होता है बालों में, लेकिन हम खाते नहीं हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में नहीं, उससे ज़्यादा कैल्शियम नाखून में, उसको खाते नहीं है। सिमिलरली सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लकड़ी में, उसको नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है तो सही, लेकिन वो जब खाएंगे तो बॉडी उसको पचा नहीं सकता है। तो हम इस तरह का खाना खाएंगे जिसमें हाईएस्ट फॉर्म में है प्रोटीन, लेकिन अवेलेबल फॉर्म में, वो है हरी सब्जी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जो अवेलेबल है। मीट में प्रोटीन होता है लेकिन वो बॉडी में अवेलेबल नहीं है खाने के बाद। जब अवेलेबल नहीं है, बॉडी को मिल ही नहीं रहा, तो बॉडी में वो बर्डन बन जाता है। सिमिलरली दूध का जो कैल्शियम है, वो दूध का कैल्शियम बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाता, तो जो स्टोन बनते हैं, ब्लॉकेज बनते हैं, उसको अगर ब्लॉकेज को निकालें, स्टोन को निकालें और उसको अगर लेंस से देखेंगे तो उसके अंदर जो कैल्शियम मिलेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ द मिल्क कैल्शियम। तो आज से डेफिनेशन थोड़ा बदल दीजिए। मुझे वो खाना खाना है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, बदल दीजिए। मुझे वो खाना खाना है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल फॉर्म में, वो है सब्जी। सबसे ज़्यादा कैल्शियम अवेलेबल फॉर्म में, वो है बादाम। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल फॉर्म में, वो है फ्रूट्स। सो अवेलेबल तो वो है ग्रीन्स। इसीलिए आप देखेंगे एक शेर है जो कि मांसाहारी है, वो दिन में 16 घंटे सोता है, और वो जब किसी शिकार को पकड़ने जाता है, आपने गौर किया होगा, बहुत धीरे धीरे जाता है, छुपके छुपके, और एकदम से भागता है। उसको पता है कि मेरी जो ताकत है वो 100 मीटर में मेरी ताकत खत्म हो जानी है, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे जो शिकार के बिल्कुल करीब पहुंचता है तब भागना शुरू करता है। जबकि जो घोड़ा है, हिरन है, वो पूरे दिन 24 घंटे ही भाग सकता है लगातार। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ताकत प्रोटीन में है, लेकिन वो प्लांट प्रोटीन में है। पूरे दुनिया में जो लोग प्लांट से प्रोटीन लेते हैं उनकी स्टेमिना ज़्यादा है। और वो सब छोड़िए, आप एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर 15 दिन का एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि 15 दिन तक मैंने एनिमल प्रोटीन नहीं लिया, अब मैं देखूं कि मैं जिम में जाता हूं तो ज़्यादा ताकत से उठा सकता हूं, मैं ज़्यादा दौड़ सकता हूं, जल्दी हाँफ रहा हूं कि ज़्यादा दौड़ने के बाद भी नहीं हाँफ रहा हूं। तो आप खुद ही अपने एग्जाम्पल बन सकते हैं। 15 दिन की बात है, 21 डेज टेस्ट। हाँ, स्प्राउट्स, अंकुरित उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, कितना खाना है? एक सिंपल रूल याद रखिए, आपका जितना वजन है उतना खाना है। 70 kg मतलब 70 ग्राम अंकुरित चने, अंकुरित मूंग। बादाम है या फिर मूंगफली है, कच्ची मूंगफली, कच्चा बादाम या काजू है, कोई भी इनमें से जो भी मूंगफली टाइप चीज़ें हैं कच्ची, उसको पानी में भिगोना है 3-4 घंटे, उसके बाद निकालना है। वो कितने ग्राम खाना है? जितना आपका वेट है। आपका वेट है 70 kg तो 70 ग्राम पूरे दिन भर में, एक बार में नहीं, पूरे दिन भर में। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं काजू नहीं खाएंगे, उसमें तो कैल्शियम, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है। पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ होती नहीं है, और दूसरी बात पौधों को भगवान ने
कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति नहीं दी है। सिर्फ एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। आप एनिमल है कि प्लांट है? हम लोग एनिमल है, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकता है, पौधे नहीं बना सकते। तो जब आप पौधे खाते हैं, पौधों वाला भोजन खाते हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल खा ही नहीं रहे हैं। वो जब दूध पीते हैं तब वो कोलेस्ट्रॉल खाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की चिंता करने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो आप 15 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, स्पेशली जिनका ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, वो तो ज़रूर करें और अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर मेजर करें, क्योंकि वो जैसे जैसे घटेगा आपको दवा भी घटाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, और दवा नहीं घटाएंगे तो वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ने तारीफ करो सब जन परमेश्वर दी। अपने हथां ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ सब जन, बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। सबको जय मसीह की। जैसा कि आपने देखा और सुना कि डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी ने बताया कि कैसे हम अपने दिन भर में खाने पीने वाली चीज़ों में बदलाव लाकर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन बातों को ध्यान से सुनें और इनके अनुसार करें। सुबह नाश्ते में अपनी पसंद के अनुसार या मौसम के अनुसार कोई भी 4 फल चुन लें, जैसे कि अंगूर, केले, सेब, अनार, आम या मौसम के अनुसार कोई भी फल। सुबह से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ फल ही खाएं। अपने शरीर के वज़न के मुताबिक 10 ग्राम से गुना करके, जैसे कि अगर आपके शरीर का वज़न 70 किलो है तो 10 ग्राम से गुना करें, तो सुबह से दोपहर 12 बजे तक 700 ग्राम फल खाएं। दोपहर और रात के खाने के लिए आपके खाने की 2 प्लेटें हों। पहली प्लेट में खाने के लिए कोई भी कच्ची सब्जियां, जैसे कि मूलियां, गाजरें, टमाटर, खीरे, ककड़ी, मटर आदि हों, और दूसरी प्लेट में सामान्य भोजन हो। कच्ची सब्जियों को अच्छी तरह से साफ़ करके खाएं। पहली प्लेट का खाना समाप्त करके ही दूसरी प्लेट का खाना खाएं। अपने शरीर के वज़न के मुताबिक 5 ग्राम से गुना करके, जैसे कि अगर आपके शरीर का वज़न 70 किलो है तो 5 ग्राम से गुना करें, तो दोपहर और रात को 350 ग्राम सब्जियां खाएं। नोट: इनके अलावा दिन भर में आप मूलियों, पालक, धनिए और पुदीने के 200 से 250 ग्राम पत्ते और रोज़ पालक का जूस, नारियल पानी, अंकुरित दालें जैसे कि मूंग दाल, चने आदि खा सकते हैं।